अमेरिका के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है 12333 जो ऑफिशियली कहता है किसी को प्रेसिडेंट असैसिनेशन ऑर्डर नहीं करेगा। बट ये ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लॉन्ग माना जाता है सीआईए की अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की देश की रक्षा करने में, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर भी हैं, उनकी एक किल लिस्ट होती है। जेम्स बॉन्ड की जो मूवीज आई थी उसका तो लाइन ही था लाइसेंस टू किल। तो जो ब्रिटिश एम्पायर था, क्या वो टारगेटेड जो लोगों को मारता था जो बड़ा खतरा बन जाते थे। अमेरिकन पॉलिसी इस पे क्या है? रोनाल्ड रीगन के टाइम पे कहा जाता है फिडल कैस्ट्रो जो एक देश का प्रेसिडेंट था उसके ऊपर बात से लेके 9/11 के बाद किस तरह टेररिस्ट को निकाला गया। इसराइल की भी ऐसी पॉलिसी रही है कि उसके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो वो फाइनेंसर्स तक को टारगेट करते हैं। क्या भारत उस दिशा में बढ़ रहा है? एक अननोन मैन की स्ट्रैटेजी बहुत देर से चली जाती है, पर होम मिनिस्टर अमित शाह का जब ये ट्वीट आता है और कहते हैं कि अपने 23 डेडेड टेररिस्ट को यूपीए के अंदर पहले तो लॉ अमेंड किया गया था, जिस तरह इंडिविजुअल्स को आप बोल सकते हैं कि वो टेररिस्ट कर एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उसके बाद ये लोग जो भारत में टेरर अटैक करते हैं या इंसाइट करते हैं या ट्रैफिकिंग करते हैं या बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करते हैं या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फैसिलिटेट करते हैं या, और मेरे दिल के करीब है, फंड्स रेज करते हैं और रिक्रूटिंग करते हैं टेररिस्ट को, उन सब की एक लिस्ट निकाली है जिसमें से 17 पाकिस्तानी है और 6 इंडियन नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? और साथ ही साथ उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बहुत चीजें हो रही हैं। तो ये सब हमारी राष्ट्र सुरक्षा की पॉलिसी, नए डायमेंशंस, जो नए मेथड्स करने हैं वो डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आज फिर एक बारी लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। थैंक यू Ishkaran फॉर इनवाइटिंग मी अगेन अपने चैनल पर। आपको और आपके ऑडियंस को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद और प्रणाम। जय हिंद सर। आपका जो पहला सवाल है, क्या हम अमेरिका और इजराइल की तरफ उसी दिशा में चल रहे हैं? अपने जो आतंकी हैं, हमारे जो दुश्मन कह लीजिए, राष्ट्र के भी और पब्लिक के भी, क्या उस तरह का कुछ अप्रोच है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक अमेरिका का सवाल है, इनके नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है 1947 का, उसमें इन्होंने लिखा है कि ये लोग कोवर्ट ऑपरेशन भी कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन, कंट्री विच इज डेट्रीमेंटल टू इंटरनेशनल पीस। वो इसलिए कवर करते हैं कि दूसरे देश में भी जाकर के ये उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सीआईए या फिर उनके जो ऑपरेटिव्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज में भी जाकर के एक्शन करते हैं। जैसे वेनेजुएला का एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो ये भी, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, सो इट इज enshrined इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो उन्होंने डाल रखा है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज डालना एक बहुत टेढ़ी खीर है। उसको करने के लिए शायद एक फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट चाहिए होगी, जो 2/3 एक्ट, दिस बी अ न्यू एक्ट, तो 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास करना पड़ेगा, इस तरह की चीज को। सो अभी क्या है कि बाकी जो देश हैं, वो अनरिटन पॉलिसी है कोवर्ट ऑपरेशंस की। बाय दैट आई मीन इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गई, या फिर कुछ ऐसा एक्शन लेना जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सही है। और इसराइल का जहां तक सवाल है, वो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, यानी कि अगर उनको लगता है कि कोई देश उनको थ्रेट दे रहा है, तो वो मान के चलते हैं कि वो थ्रेट एक सही सबूत की जरूरत नहीं है उसको, और उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर ईरान बोलता है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, मतलब वेस्ट एशिया में इजराइल नहीं रहेगा, तो वो बिलीव करते हैं कि ईरान इसको कर सकता है, इसलिए वो प्रोएक्टिवली ईरान के खिलाफ जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि इजराइल में जितने भी एक्शन होते हैं, वो बाहर जाकर के भी करते हैं। आप रेड ऑन एंटेबी से देख लीजिए, उनके जो होस्टेज थे एंटेबी में थे, तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 4,000 किलोमीटर दूर ये गए। और आपको ये भी बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज की थी एनटीबी के रेड में। जो एयरक्राफ्ट लेके गए थे, वो खाली जा सकता था, फ्यूल से आ नहीं सकता था।
यानी कि जब वो लैंड किया तो उसका फ्यूल तकरीबन खत्म हो गया था, वापस नहीं आ सकता था। तो उसके अंदर प्लान में ये भी था कि कहाँ से फ्यूल लें, ताकि रिटर्न जो है जर्नी दोबारा 4000 किलोमीटर वो कर कर सकें। पाए। और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में उनको ये भी नहीं पता था कि कहाँ से होगा, क्योंकि सारे जो देश थे दुनिया के तकरीबन इजराइल के खिलाफ थे उस जमाने में। मैं बात कर रहा हूँ 1976 जब ये ऑपरेशन हुआ था। और एक लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू हैं, वो इसके लीडर थे या कमांडर थे। ये वाले बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू। अच्छा, आई थॉट ही वाज एट दैट टाइम, आप उससे रिलेट कर रहे हैं। लेफ्ट उनकी अच्छा, डेथ हो गई, एक ही डेथ हुई इजराइल की, वो थी उनके फोर्स कमांडर की। फोर्स ये होता कमांडर है। की डेथ हुई। यस, वो लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू ही इसको लीड कर रहे थे। पूरे रेड पार्टी में जब इन्होंने रेस्क्यू किया तो एक इजरायली ऑफिसर की डेथ हुई थी, और कोई नहीं, बाकी सब सुरक्षित वापस आए, सिवाय इनके पायलट वायलट सब लोग वापस आ गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है ये उनकी पॉलिसी डिक्लेयर्ड है। म्यूनिक ओलंपिक के जो टेररिस्ट थे उनको उन्होंने 7 साल तक ढूंढा, और किसी को ट्रेन में, किसी को कहीं जा करके दूसरे देशों में, यूरोप में घूम ढूंढ के मारा। अब भारत और बाकी जो देश हैं, इसी तरह की कुछ पॉलिसी रशिया की भी है, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं है, कोवर्ट ही है, अनरिटन है। वो भी अपना जो जो उनके खिलाफ काम करता है उनके खिलाफ ये इस तरह के एक्शन लेते हैं। उसके तो सर भारत काफी पॉइजनिंग के इंसिडेंट्स की बात करते हैं, जो यूरोप में कोई कहते हैं कोई पॉइजन कर दिया गया, वो बेसिकली कोई भी रशिया की पॉइजन स्ट्रेटेजी भी है एक। हाँ। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चाहे पॉइजन से मारे, चाहे गोली से मारे, चाहे उन वहां का ही कोई बंदा उनको असैसिनेट कर दे, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द टैक्टिक्स एंड वी विल नॉट डिस्कस टैक्टिक्स। और टैक्टिक्स डिस्कस करने का मतलब नहीं है, एम है कि मारना है, चाहे वो पॉइजन से मारे, चाहे वो कैसे भी मारे। हनी ट्रैप करके मारते हैं। रशिया इज नोन फॉर हनी ट्रैपिंग। तकरीबन तकरीबन अगर आप अभी भी देखेंगे तो एक हमारे नेवल ऑफिसर को उन्होंने हनी ट्रैप करके बाद में उनका केस सामने आया है। सो कहने का मतलब है दे विल डू एनीथिंग एनीवे एनी हाउ। चाणक्य के सही डिसाइपल्स हैं वो, जहां तक रशिया का सवाल है। भारत की पॉलिसी अदलती बदलती रही है। अब किसी जमाने में जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में बोला जाता है, ये स्पेकुलेशन है कि शायद वो बिल्कुल एक्टिव थे इसमें, कोवर्ट ऑपरेशन और बाकी चीजों में। और फिर गुजराल के टाइम पे ये आया कि गुजराल की एक नई डॉक्ट्रिन निकली कि भाई संबंध अच्छे बनाए, इस तरह की एक्टिविटी ना करें, एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन पीस ट्रैंक्विलिटी। वो जवाहरलाल नेहरू वाला पंचशील वाला जमाना चाहते थे। फिर उसके बाद बोलते हैं वाजपेयी जब आए तो उनको दोबारा ये रिकिंडल करना पड़ा होल, स्पेशली जब IC-814 का इंसिडेंट हुआ उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस पे काम शुरू हुआ, क्योंकि IC-814 भारत के लिए एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि हम सुनहरे अक्षरों में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो एक्शन था वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, आई वुड से, ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हम कुछ और भी कर सकते थे जो कि हमने करा नहीं। फोर्सेस वगैरह भी शायद तैयार हो गए थे, उतना डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उसके बाद सो पॉलिसी चेंज हुई। इस गुजराल पीरियड और ये जो बीच में जो वो आया था उससे क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे सोर्सेस पाकिस्तान में डेड हो गए। यानी कि क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो या तो कुछ अपने आप ही अंडरग्राउंड हो गए, या फिर कुछ को ISI ने ढूंढ ढूंढ के खत्म कर दिया। तो भारत का इंटेलिजेंस बिल्कुल खत्म हो गया ड्यूरिंग दैट पीरियड। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation,
so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. इसको सर उस दोबारा समय तो ये माना जाता है अंडर द, सॉरी आई एम एडिंग बिकॉज ये गुजरात डॉक्टरिंग के समय, डॉक्टरिंग भी क्या बोलूं उस वर्ड को, पर कहा जाता है कि हमने तो अपने बहुत एसेट्स को एकदम सडनली छोड़ दिया, एक्सपोज्ड छोड़ दिया, वही वी बोल डिडंट प्रोटेक्ट देम, वही वी डिडंट बोल सेव देम, वी डिडंट डू इट, एंड दैट वुड हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि लोग कहते हैं ये देश क्या देश है जो हमें इसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे पैसे से काम कर रहे हैं, और ये हमें एक दिन सत्ता चेंज तो छोड़ देगा, दैट इज बैड फॉर भारत. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। और उस समय दुर्लत जी ने भी कुछ कम नहीं गुल खिलाए, वो भी इस पॉलिसी में विश्वास करते थे कि आईएसआई और रॉ जो है अगर कंबाइन हो जाए तो हम ये जो आतंकी हैं इनको ढूंढ सकते हैं, ये जानते हुए कि आईएसआई खुद उनको पाल रहा है, तो वो क्यों आपको बताएगा कि उसके भी एसेट्स कहाँ हैं। हमने जरूर बता दिए लेकिन उन्होंने वो कर दिया। एनीवे, सो उसके बाद दोबारा जब वाजपेयी जी आए तो फिर हुआ, उसके बाद फिर बोलते हैं इस पॉलिसी में, जब जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिरी उसके बाद से फिर इस पॉलिसी में थोड़ा ढिलाई आ गई, हमारे सोर्सेज बनना फिर बंद हो गए। तो वो 3-4 साल में जितने बन सके तो बन सके, लेकिन बाद में मोदी जी के आने के बाद मुझे ऐसा ज्ञान होता है या प्रतीत होता है कि हमने फिर दोबारा अपने सोर्सेज, बिकॉज देखिए राज चलाने के लिए अगर दूत नहीं होंगे तो राज चल नहीं सकता। आप अगर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जब तक आपके पास बाहर के जो आपके दुश्मन हैं उनके बारे में खबर नहीं होगी तो आप कैसे प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे। तब तक वही एक्शन लेंगे जब पिट गए, फिर उसके बाद आप पहले तो उसको डिफेंड करो और उसके बाद सोचते रहो कि क्या करें, क्या एक्शन लें। तो इसकी जो शुरुआत हुई है, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं कि भाई आज 23 आदमियों की लिस्ट दी गई है, 17 जो है पाकिस्तानी हैं, 6 जो हैं भारतीय हैं, अक्सर ये जेईएम और एलईटी के आतंकवादी हैं, और इनको एक लिस्ट निकाली गई है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि इनको जहां कहीं भी मिलेंगे ये, तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी जो कि हमारे कानून में लिखी गई। अब कानून जो होता है तभी लागू होगा अगर इनको जिंदा पकड़ पाओगे। अगर ये जिंदा पकड़े नहीं जाना चाहते हैं तो ठुक जाएंगे। तो ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर आमने सामने की लड़ाई है, दोनों गोली चला रहे हैं, तो जो जिसकी गोली जल्दी निकली वो मौत के घाट उतरेगा। तो ये जो लिस्ट है एक फोकस है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो नई पॉलिसी डिक्लेयर करी है हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, आतंकवाद और बातचीत नहीं होगी, और आतंकी एक्शन विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये जो 3 बड़े बड़े बिंदु निकाले हैं, इन बिंदुओं के तहत कैसे एक एक करके काम हो रहा है उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। एमएचए ने निकाली है नेशनल टेररिज्म स्ट्रेटजी, यानी कि आतंकवाद को कैसे लड़ा जाए, उसके ऊपर एमएचए ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाल दिया है। अब उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तहत ये सब एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश बॉर्डर पर हो, चाहे वो पाकिस्तानी बॉर्डर पे हो, या फिर चाइना बॉर्डर पे हो। हर एक जगह हमारी इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, और खाली यही नहीं कि हम तीनों ही इन्हीं तीनों जगह पे फोकस कर रहे हैं, नहीं, हमारे जहाँ जहाँ चैलेंजेस हैं, चाहे वो मैरीटाइम डोमेन में हो, चाहे वो फर्दर डीपर और भी कंट्रीज हैं जो हमारे खिलाफ एक्शन कर सकती हैं, ले सकती हैं, उनके बारे में एडवांस जानकारी रखना एक अच्छे राज्य का, एक अच्छे देश का काम होता है। और वो काम जो है अमित शाह साहब ने धीरे धीरे रोल आउट करना शुरू कर दिया है। अब इसके तहत कौन उनको मार रहा है, पाकिस्तान में बलूच मार रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं तहरीके तालिबान टीटीपी मार रही है, या फिर ये आपस में ही मार रहे हैं एक दूसरे को पैसे की वजह से, पावर की वजह से, कैसे भी हैं, या फिर कभी कभी आईएसआई भी कुछ लोगों को निकाल देती है अपने रास्ते से जो कि उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं।
या फिर उनको लगता है कि ये he has lived his utility, अब इसको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, उसको निकाल दो। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको मिला करके पाकिस्तान में जो एक्शंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं। जहाँ तक भारत की खुफिया एजेंसीज का सवाल है इसमें इन्वॉल्व होने का, इसके बारे में मुझे कोई डायरेक्ट इल्म नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा कि इसके लिए जो राइट पीपल हैं they would not like to comment also because that's a matter of national security और उसके ऊपर हमें ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए। हमें आउटकम्स देखने चाहिए। अगर आउटकम्स हमारे देश के फेवर में चल रहे हैं तो ये जो पॉलिसीज डिक्लेयर करी जा रही हैं ये पॉलिसीज उसी तरफ इशारा कर रही है। तो मेरे ख्याल से इस बिंदु पर इतना बात मैं कहूँगा तो काफी कुछ। जैसे आपने कहा कि आउटकम्स पे फोकस्ड है, वो बेसिक कहावत है, आम खाओ गुठली से क्या करना है तुम्हें तो बेसिकली द एंड रिजल्ट मिलना चाहिए। पर जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा मे बी एज अ लॉयर कि अब हम लिस्ट्स निकाल रहे हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क बना रहे हैं। जो लीगल फ्रेमवर्क का एडवांटेज सिर्फ ये है कि एक स्ट्रक्चरल चीज आ जाती है, तो जो नया प्राइम मिनिस्टर अगर कोलिशन गवर्नमेंट में आए, वीक आए, जैसे ये मिस्टर गुजराल कुछ समय के लिए आए थे, तो फिर वो एकदम से डंप करना मुश्किल हो जाता है। अगर सारा वैक्यूम में है तो इट इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन बिकॉज देयर इज नो फ्रेमवर्क। अगर लीगल फ्रेमवर्क है तो उसको ओवररूल करने के लिए नए प्राइम मिनिस्टर को कुछ तो ऑर्डर्स पास करने पड़ेंगे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जाएगा, हाउ अ फाइल मूव्स वी ऑल नो। तो मुझे इसका ये भी एक एडवांटेज लगता है हैविंग सम फ्रेमवर्क्स के यू बिकम मोर सीरियस एज अ नेशन बिकॉज देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, नॉट अ ऑफ हैंड अप्रोच कि भैया ये का ये मन है, वो का वो मन है। फिर एक पॉलिसी अप्रोच आ जाती है जैसे इजराइल की है या जैसे यूएस की है, उसकी बहुत सारी डॉक्ट्रीन्स है। कभी मानते तो वो कभी भी नहीं है कि हम कोई एक्शन लेते हैं, जबकि वो प्रेसिडेंट को भी उठा के ले आए, बट उनकी स्ट्रक्चर्स कुछ तो बने हुए हैं। सो इन दैट सेंस आई वाज सेइंग कि ये अच्छी बात है कि हम टेररिस्ट को डेजिग्नेट कर रहे हैं, लिस्ट निकाल रहे हैं, और इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क अगर बन जाता है उसमें फिर लोग डिप्यूट होंगे। सो एक स्ट्रक्चरल थिंग का एक एडवांटेज तो सर है ही टेरर से डील करने के लिए। बिल्कुल, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस, पॉलिसी प्रोसेस शुरू होता है, उस पॉलिसी प्रोसेस को चेंज करने के लिए आपको काउंटर पॉलिसी निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जाकर के उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये जितनी पॉलिसीज निकाली जा रही हैं ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और इस किसी दूसरी गवर्नमेंट को इसको चेंज करने में बहुत सोचना पड़ेगा कि भाई क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। अब जैसे आपने तो 23 की बात करी है, लेकिन ये जो टोटल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है आज से नहीं हो रहा है, टोटल अभी नंबर 80 हो गया है इनका। इसमें आतंकी शामिल है, फाइनेंसर शामिल है, बॉम्बर शामिल है, जो OGW शामिल है, जो जिनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत या इशारा मिल गया है कि ये लोग आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं भारत के अंदर, उन सबको इसमें शामिल किया गया है UAPA के 4th शेड्यूल में। तो ये एक UAPA इज एन एक्ट, राइट, पार्लियामेंट ने पास किया है। अब उस पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत ये लोग लिस्ट हो रहे हैं, तो अब इनको डीलिस्ट करने के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा, भाई ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, नॉट इवन अ नोटिफिकेशन भी नहीं है, दिस इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड अंडर दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने अभी तक 80 लोगों को, 23 नहीं 80 लोगों को निमित किया, यानी लिस्ट में डाला है। तो अब इनमें से इस पूरे 80 आदमियों की लिस्ट निकालना आप लोगों का काम है, देखते जाइए कितने लोग कब वो तो साइड में जुड़ती है, मैं तो लेटेस्ट की बात कर रहा था, वो तो चल जाती है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, कहने का मतलब ये भी है कि ये रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म से। तो बिल्कुल एक जीरो टॉलरेंस का एक और हिस्सा और एक और आपको एक्शन। दूसरा सर, लेनिन आई थिंक यूज्ड टू से द एम ऑफ टेररिज्म इज टू टेरराइज। अब बहुत सिंपल सी बात लगती है, बट आप सोचो मेरा पर्पस है आपको टेरराइज करने का। एटलीस्ट द टेररिस्ट वंस एक बारी लिस्ट में नाम आता है, देश इस तरह बढ़ रहा है, हिडन लिस्ट नहीं है, तो वो एक कहीं ना कहीं प्रेशर तो आता है। मोस्ट टेररिस्ट आर पैरानॉइड कि उनको अंदर से, जैसे आपने 5-6 पॉसिबिलिटीज बोली कि कोई भी मार सकता है इंक्लूडिंग ISI,
तो यू गिव 5-6 पॉसिबिलिटीज, तो वो तो है ही है सर। एक और जोड़ना चाहूंगा इसमें, जैसे अब यूएस की तो एक हॉट परस्यूट की डॉक्ट्रिन भी है कि भैया हम परस्यू करके करके घुस जाएंगे, वो इंटरनेशनल लॉ है, कस्टमरी लॉ है, उसको वो आगे बढ़ के ड्रोन स्ट्राइक, उसको सेल्फ डिफेंस में भी जोड़ देते हैं। वो हर चीज को एक लीगल जामा पहनाते हैं और बाकी चीजों को बोलते हैं हमारे पे लॉ अप्लाई नहीं करता। बट भारत को तो एक्चुअली हॉट परस्यूट इज, एंड फॉर एन आर्मी ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर इंटेलिजेंस, कि हमारा तो बॉर्डर इतना पोरस है, एक सेकंड में जुरिस्डिक्शन से वो बाहर हो जाते हैं। अब जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया बांग्लादेश का, भारत की जुरिस्डिक्शन से बाहर, जैसे ही आपने यहाँ क्रॉस किया आप जुरिस्डिक्शन से बाहर। तो वो डॉक्ट्रिन के ऊपर भी जब हमने अभी ये बोला कि मैं अगर आर्मी ऑपरेशन लूँ कि हम नूर खां तक पहुंचे, सो डू यू थिंक वो भी हमारे अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है दैट वी आर रिकॉग्नाइजिंग? वैसे तो कहते हैं अनऑफिशियली आर्मी पहले भी करती थी, थोड़ा बहुत जाती थी, बट एक अगर स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि अगर टेरर अटैक हो रहा है तो उसके लिए हम पाकिस्तान के अंदर भी जाके करेंगे। तो इन अ सेंस वी आर अडॉप्टिंग दैट हॉट परस्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ यूएस, और नॉट यूएस, ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखिए, जहाँ तक हॉट परस्यूट का सवाल है, ये एक बहुत पुराना डिमांड है सिक्योरिटी फोर्सेस की, कि दे शुड बी अलाउड टू डू हॉट परस्यूट एज अ प्रिंसिपल। वेदर यू डू इट इमीडिएटली, आप तुरंत करना चाहते हैं या थोड़ा रुक के करना चाहते हैं या किसी दूसरे टारगेट पे करना चाहते हैं जिससे कि वो रिक्वायल हो, यानी कि उसको वहां से जहां ये गड़बड़ कर रहा है वहां से वो पीछे हटे, इस तरह की सारी कार्रवाइयों के लिए इन प्रिंसिपल सिक्योरिटी फोर्सेस रेडी रहते हैं। हॉट परस्यूट का नॉर्मली मतलब होता है कि अगर आपका एक कोई एनकाउंटर चल रहा है और वो मान लीजिए एलसी पार हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल पार हो गया, तो उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर भी आगे भी जा करके करें। इसमें लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे लिए, खास तौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, और उसका कारण है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट है। तो अगर आप हॉट परस्यूट कर रहे हैं तो जो सामने का जो उनका रेगुलर आर्मी है, जो चाहे हमारी हो चाहे उनकी हो, दे विल कंसिडर कि आपने एलसी वायोलेट करी है एज पर एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट हुआ था 65 में, वो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, एलओसी बोलते थे, अब उसको एलसी बोलते हैं। सो जब वो कंसिडर करता है एज अ वायोलेशन तो आपके ऊपर फायर करता है। तो उस समय जो हॉट परस्यूट है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब हॉट परस्यूट हम करते हैं तो हॉट परस्यूट लाइन ऑफ कंट्रोल में एक अलग तरीके से करने की जरूरत होगी। उसमें जरूरत ये होगी कि जो हमारे लोग जो हॉट परस्यूट कर रहे हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, और जो अगल बगल जितनी भी पोस्ट हैं उनको दबाया जाए या फिर उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाए, ताकि उस कार्रवाई के दौरान जो हॉट परस्यूट पार्टी है वो आगे काम कर सके। इसमें हमारे देश को जो है एक मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि कैजुअलिटीज हो सकती हैं दोनों तरफ से, और इस डिसीजन को लेने के लिए एक्शन टैक्टिकल है लेकिन डिसीजन स्ट्रेटेजिक हो जाती है, राइट। पॉलिटिकल लीडरशिप को ये समझना पड़ेगा कि हॉट परसूट में कैजुअलिटीज अपनी भी हो सकती हैं, जबकि मोर ऑफन देन नॉट हमें जो हिदायत आप देखेंगे, चाहे वो उरी ऑपरेशन हो, कि सारे के सारे लोग वापस आने चाहिए, हमारे वहाँ पीछे कुछ नहीं छूटना चाहिए, इस तरह के और राइटफुली, यानी ये गलत पॉलिसी है, बिल्कुल सही पॉलिसी है, लेकिन हॉट परस्यूट इन द एलसी एनवायरनमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और अगर कर भी रहे हैं तो हम इस तरह से करें ताकि इनको एक प्रोटेक्शन मिलती रहे और हम अपना काम भी करें, वापस किया जाए। सो दैट इज अबाउट द टैक्टिक्स पार्ट ऑफ इट। Strategically, it is very difficult decision to take for the political leaders. Because as you were saying, यूएस के कॉन्टेक्स्ट अलग हैं, उनके पर्सनल को खतरा हो सकता है, बट इट कैन नॉट बिकम अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनका कोई ऐसा बॉर्डर इशू नहीं है। अगर पकड़े भी जाए, चलो प्लेन हो भी गया, ब्लैक हॉट डाउन, दिस डाउन, दैट डाउन, तो वो पर्सनल इन द ऑपरेशन आर एट रिस्क। Whereas भारत के अंदर इट कैन बिकम अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज वी आर ऑन द बॉर्डर, तो इट इज कंप्लीटली इन अ सेंस पॉलिटिकल डिसीजन, जिसमें आप इंटरेस्टिंग बात भी बोल रहे हैं, हॉट परस्यूट में आप इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं कि not only the people who did an operation, but their source, in a sense, their headquarter, or where they are attracting strength from, that could also be a part, if allowed, that could also be a part. Absolutely. Agar if you can't catch them on the hot pursuit,
देन हिट देयर सोर्सेस, जहां से इनकी ताकत निकलती है उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, बट आर्टिकुलेट उसी तरह से करिए, वी आर हिटिंग द सोर्स ऑफ पावर ऑफ टेररिस्ट। नाउ उसके लिए ग्रे जोन वाला जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। ग्रे जोन में आप क्या कर सकते हैं कि भाई देखिए, आप टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके डिप्लॉयमेंट के बीच से ये आ रहे हैं। मैं तो यही करता था जब मैं कमांडर था और मैं कई बार इस तरह के नेगोशिएशन में रहता था, तो मैं तो यही बोलता था उनको कि अगर आपकी तरफ से चाहे आतंकी हो चाहे फौजी हो, अगर वो हरकत मेरी तरफ कर रहा है मैं तो उसको मार दूंगा। तो उनका कमांडर बोलता नहीं नहीं, आतंकवादी हमारे इसमें नहीं है, हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं। वो ग्रे जोन की भाषा बोलता था। तो हम बोलते थे भाई हमारे लिए, जहां तक आपका सवाल है, कोई ग्रे जोन नहीं है। हमारे लिए आप सब ब्लैक हैं, चाहे आप पोस्ट से उतर के आए चाहे आप नाले से अपना टेररिस्ट भेजें, मुझे दोनों बराबर हैं। क्योंकि आपका बंदा जो पोस्ट से आ रहा है वो भी वायलेट कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल को, और जो बंदा नाले से घुस रहा है या कहीं से जंगल से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है वो भी ब्लैक है। कोई ग्रे का सवाल नहीं है। मैं नहीं, अगर वो अपने आप हाथ खड़ा कर देता है तो मैं अरेस्ट करूंगा, नहीं तो मैं गोली से मारूंगा। ठीक है, ये पॉलिसी जो है हमारी शुरू से रही है। और मैं ये कहूंगा कि जब एक्शन में आता है ना सिक्योरिटी फोर्स, तब हम कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं देखते। दैट टाइम इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल between us and them. So whosoever is faster will kill and bloody make a namuna out of that person. उस पूरे ग्रुप का नमूना निकालेंगे हम, क्योंकि वो भी नहीं छोड़ेगा हमको। भाई दुश्मन है। अर्जुन ने बहुत, सॉरी कृष्ण ने बहुत पहले बोला था कि जो सामने वाला है वो धनुष उठा रहा है आपसे प्यार मोहब्बत करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए। तो अगर आप नहीं मारेंगे तो वो मार देगा आपको। So that's the principle of fighting at tactical level. सर इमीडिएट डिसीजन मेकिंग वो तो सारा इंडिपेंडेंट डिसीजन की है सर। सर मैं इसमें ये कहूँगा, क्योंकि अब बॉर्डर से हम बॉर्डर क्या कंट्रोल से बात कर रहे हैं, तो पीओजे के आ जाता है वहां पे। अब स्थिति पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लग रहे हैं, वहां पे रोड भी ब्लॉक हो रही है। जो भारत ही में कुछ लोगों का प्लान था नॉर्थ ईस्ट के चक्का जाम कर दो, वो यहाँ तो हुआ नहीं, पर वहां पे रोड्स कर रहे हैं, उसका नुकसान भी हो रहा है। मेडिसिन फूड नहीं आ रही है। 400 से ऊपर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं, 400, कुछ 200, कुछ 800 पाकिस्तानी आर्मी ने मार दिए। पर मेरा सवाल थोड़ा इंडिया के संबंधित है, देन पीओजेके पे। इज इट नॉट टाइम सर, जब वहां पे स्केर्सिटी ऑफ मेडिसिन फूड एक्सेट्रा है, कि ड्रोन्स यूज करके भारत शुड स्टार्ट ड्रॉपिंग, क्योंकि हमारा तो क्लेम यही है कि ये हमारा एरिया है, क्लेम क्या है ही हमारा एरिया। तो सर शुड वी नॉट स्टार्ट डूइंग सम प्रोएक्टिव स्टेप्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन लेवल, क्योंकि यूके के पार्लियामेंट में उठा है कि वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं, मेडिसिन नहीं आ रही हैं। यूरोप में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेके, लंदन में तो बहुत बारी होते रहते हैं। तो डू यू थिंक दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी ऑन बोर्ड, ए पार्ट, एंड देन सेकंड पार्ट सर लॉन्गर, के पीओजे के क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज हो रही हैं, इन दोनों पार्ट्स को इफ यू वुड कवर। देखिए, जहां तक हेल्प पहुंचाने का सवाल है, राशन हो गया, मेडिसिन हो गई, इस तरह की चीजें भारत हमेशा करता रहा है। चाहे वो टर्की में हो, अभी वेनेजुएला में आपने देखा होगा, पूरा का पूरा हमारा जो एयरक्राफ्ट 2 गए हैं वेनेजुएला में, पूरी टीम गई, फील्ड हॉस्पिटल वहां क्रिएट किया गया है। So that is with the consent of the government in power. Here it will be slightly different. एब्सोल्युटली नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि प्रिंसिपली इंडिया इज नेवर अगेंस्ट सच एन एक्शन। इंडिया ने पहले किया भी हुआ है। अगर आपको पता हो, जो जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था उरी में, उस समय भारत के आर्मी ने जा करके रेस्क्यू किया है पाकिस्तानियों को। ऐसी बात नहीं है। और मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब 2006 की बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उस समय एक अर्थक्वेक हुआ था, उसमें जो अमन ब्रिज, जो हमारा बिटवीन पीओके और उरी के बीच में जो ब्रिज है, झेलम रिवर पर, वो भी तो कंसेंट से ही हुआ होगा, इन द सेंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज़न्ट। नहीं, उस टाइम पे हमने बोला कि भाई हम आपकी मदद कर रहे हैं। सो उनकी तरफ से कोई
रुकावट नहीं थी उसके ऊपर, राइट? हाँ, so उनका लेकिन सो एज ए कॉन्सेप्ट आई एम सेइंग भारत हमेशा सपोर्टिव रहा है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन के लिए। अभी भी भारत ऑफर कर सकता है सच असिस्टेंस, बट पाकिस्तान एग्री कैसे करेगा? वो तो इनको आतंकवादी घोषित कर दिया, उसने तो इनको बोल दिया है कि भाई ये लोग जो है एंटी पाकिस्तान है, इनको हम सिर्फ गोलियों से वो करेंगे, तो क्या हम उनके लिए लड़ाई करेंगे? इस समय मेरा मानना है कि हमको उनकी लड़ाई में नहीं पड़ना है। जब Sir, सही मौका मिलेगा, I जब was सही मौका asking, मिलेगा तब हम घुसेंगे। sir, I was asking in the context, not with कि humanitarian तो है ही है, but humanitarian का reason होके without consent to address the population, dropping drones, medicine or something, is that a viable option? मैं without consent के उसमें जा रहा था angle में, to reach out to the public, which is मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग है। अच्छा, और क्या है? ये मैं ये आप लोग स्ट्रेटेजिक लेवल पे बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने भी यूएस में 1.5 साल टेररिज्म के ऊपर बड़ी डिटेल्ड एक प्रोग्राम अटेंड किया है। दिन रात खाली टेररिज्म ही डिस्कस होता था। मैंने ये देखा है, जब भी हम ऐसे इलाके में जहाँ पे कंट्रोल जो है पब्लिक के हाथ में नहीं है, वहाँ पर जो भी चीज़ आप ड्रॉप करते हो विदाउट कंट्रोल, या जो भी चीज़ आप देते हो विदाउट कंट्रोल, वो अक्सर पब्लिक को न जा करके पाकिस्तानी फोर्सेस ले लेंगे उसको। जैसे ही वो देखेंगे ये ड्रॉप हो रहा है, वो वहाँ जाएंगे, अपना फायर करेंगे, पब्लिक को भगा देंगे, और वहाँ से जो कुछ भी आप ड्रॉप कर रहे हैं, it will not help the public. My point is that what is needed to be done is the other way around. Information war. India is ready to support the people of Pakistan. People of POJK, provided there is enough security given to ensure that जो भी हम मदद दे रहे हैं वो उनको जाए। हमने बीच में ऑफर किया था गेहूं वगैरह के लिए, उन्होंने मना कर दिया। हमें हमें जब वो क्या सूखा पड़ा था, हमने तब भी मदद का ऑफर हम हमेशा करते रहे। दैट्स पार्ट ऑफ आवर डीएनए, राइट? लेकिन ऐसी हालत में हम नहीं चाहेंगे कि जो हम मदद करें वो पाकिस्तानी को ही सपोर्ट करे, पाकिस्तान मिलिट्री को ही फायदा पहुंचाए, क्योंकि इसमें जो कुछ भी डालेंगे आप, इट विल गो टू द पाकिस्तानी मिलिट्री, और वो हमारे ऊपर उसका असर होगा। अपने ट्रूप्स को फीड करेंगे, वो पब्लिक को नहीं देंगे। ये बिल्कुल ही बेशरम मैं कहूँगा फौज है, जो कि अपने पब्लिक को इतनी बुरी तरह से ट्रीट कर रही है। ना उनको खाने को मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना मेडिसिन मिल रही है। तो आई वुड रिकमेंड अप्रोच ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर, जो कारगर भी होगा, पब्लिक को और फोकस बनाएगा कि भाई देखिए इंडिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है, पाकिस्तान क्यों पैसे खर्च कर रहा है हवाई जहाज डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में, उसने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा दिया है, तो वो पैसे तो कहीं और खर्च कर रहा है ना, पब्लिक के ऊपर तो पैसे खर्च कर ही नहीं रहा। बिजली जो उनको दे रहा है, पंजाब से ज्यादा महंगी बिजली वहां पैदा हो रही है, लेकिन पंजाब में सस्ती मिल रही है, वहां पर महंगी मिल रही है। उन्होंने क्या भाई गुनाह किया है? तुम उन्हीं का रिसोर्स यूज करके, तो यू आर डूइंग अ स्टेप मत। हमारे को नैरेटिव बदलना है, अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करना है, और इसमें जितने लोग शामिल हैं, हाँ, अगर उन्होंने वहां से कोई भी गलत कार्रवाई करने की कोशिश करी, तो फिर आप नहीं देखोगे कि भाई then there will be a military action, and that military action will ensure कि भाई वहां पे पब्लिक भी सेफ रहे, और पाकिस्तानी मिलिट्री का जो हाल करना है वो किया जाए। ओके, इट इज अ वेरी वेरी मैं कहूँगा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसका प्लानिंग भी काफी कॉम्प्लेक्स है, उसको 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 कार्यान्वित करना या फिर ऑपरेशनलाइज करना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इस सब चीज़ों की तैयारी फौज जो है अपने लेवल पे कर लेती है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू सी कि हमारा ओवरऑल एम क्या है। इज इट राइट टाइम फॉर अस टू गो अबाउट टेकिंग POJK? दैट डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप हैज टू टेक। Is the military ready to do these things? Military is ready to do anything which the nation wants, right? हमारी फौज कुछ भी करने को तैयार है।
आज बोलती है वहां चले जाओ, हम वहां चले जाते हैं। श्रीलंका बोलती है श्रीलंका चले जाते हैं। मालदीव्स को निकालना था, मालदीव चले गए। तो आर्म फोर्सेस हमारे कभी पीछे नहीं हटेंगे। इट इज दैट ओवरऑल कंसिडरेशन कि देश को कहाँ जाना है, देश को जी। क्या हम 2047 पे विकसित भारत बनाने का जो हमारा सपना है, उसमें स्पीड ब्रेकर तो नहीं लगेगा। तो अगर हम उसको मैनेज करते हैं ठीक से, ताकि हमारा ग्रोथ भी होता रहे और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई उसका असर ना पड़े, वो बेटर होगा। अंदर से रेवोल्यूशन बेटर होता है या बाहर? जितने रिजीम चेंजेस हुए हैं अभी हाल में, आप बताइए कहाँ से हुए हैं? उनका उनका जो पुश कहाँ से आया है? अंदर से आया है। बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, इट इज फ्रॉम इनसाइड। सो हमारा ना एम वो होना चाहिए कि अंदर से तूफान खड़ा किया जाए। तो सर यू वुड सजेस्ट कि कोई मटेरियल अभी सपोर्ट की सिचुएशन नहीं है, बट वर्बल सपोर्ट दैट वी आर विद यू, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मॉरल, एक्सेट्रा, यस, मॉरल है। एब्सोल्युटली। पर सर उसमें भी भारत बहुत आवाज उठा नहीं रहा, मतलब एक जिस तरह ना बुली हाँ, आप हाँ, वो आप वो मैं रोज मानता उठा रहे हूँ। हो, रोज स्ट्रगल्स निकाल रहे हो। इतना आजकल सोशल मीडिया नेटवर्क है भारत का, तो आई एम सॉरी टू से पैथेटिक है प्रचार का इंटरनेशनल सोशल नेटवर्क, पर इतने अकाउंट्स हैं। कोई यूरोप से अकाउंट, चाइना क्या करता है, यूरोप से अकाउंट्स ट्वीट कर रहे हैं, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। साउथ अमेरिका से कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं, वो पूरा वर्ल्ड लगता है पूरे वर्ल्ड में ये बड़ा मुद्दा है। वो आई डोंट थिंक सो वी हैव दैट नेटवर्क, वी आर नॉट पेइंग देखिए, अटेंशन टू इट, पर चाइना हम चाइना नहीं कर रहे हैं। चाइना ने अमेरिका में दो 2016 में 2016 में तकरीबन 6 बिलियन इन्वेस्ट किया था मीडिया, परचेजिंग द मीडिया, अमेरिका के मीडिया। इसलिए वहां देखेंगे कई सारे आर्टिकल्स प्रो चाइनीज भी निकलते हैं, एंटी इंडिया। उन्होंने चाइना का प्रो नहीं मांगा है, उन्होंने बोला एंटी इंडिया आर्टिकल निकालिए। यू सी, उनको प्रो चाइना बोलने में थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन एंटी इंडिया बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत एंड ईजी है वो तो, वर्स्ट बहुत एंड वर्स्ट थिंग इज, जिनको इन्होंने खरीदा है वो इंडियन, सेटल्ड इन सेटल्ड इन अदर सर कंट्रीज, अभी सेटल्ड इन मैंने एक इंडिया। आर्टिकल पढ़ा, वो मैडम कह रही हैं कि क्रिकेट ब्राह्मण्स इसलिए अच्छा खेल रहे थे क्योंकि उनको टच नहीं करना पड़ रहा था किसी को, तो दैट इज व्हाई ब्राह्मण्स वेंट इनटू एंड जनरल कास्ट वेंट इनटू क्रिकेट, बिकॉज भारत में जो उसके अनुसार ये क्रिकेट स्पोर्ट में फिजिकल टच नहीं है। मतलब क्या स्पिन दे सकते हो, मैं सोचते आर्टिकल पढ़ के। और वहां की जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उसको आप बेच भी सकते हो, इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, मतलब कुछ भी। फिर लोगों ने आर्टिकल में लिखे, कितने एग्जांपल दिए कौन ने क्या क्या किया है, बट ये वो है। सर मैं उस पर आ जाऊंगा, आपने जो इंटरनल बोला, तो पीओके के अंदर इंटरनल स्ट्रगल क्या है? इज इट ओनली कि हमें बिजली सस्ती करो, जैसे बलूचिस्तान में शुरू हुआ था, रिसोर्सेज वहां थे पर मिलते वहां महंगे थे, पर वो स्ट्रगल बढ़ बढ़ के पूरी मिलिट्री स्ट्रगल हो चुकी है। जो पीसफुल वॉइस थी महारान बलोच, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है। अब वहां पे कभी वो टाउन पकड़ते हैं, कभी ट्रेन उड़ाते हैं, तो इट्स अ कंप्लीट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इफ आई वुड से सो। मतलब स्पीकिंग इन लेमैन टर्म्स, टेक्निकली वेदर इट मीट्स द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया वो अलग बात है। क्या पीओके भी उसी दिशा में जा रहा है? हाउ आर यू सीइंग द पीओके सिचुएशन? और क्योंकि पीओके इज इमीडिएट टू भारत, जो यहाँ पे होगा उसका असर भारत पे भी आएगा, लाइक बांग्लादेश के समय हुआ था। देखिए, पीओके की प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट इसलिए है बलूचिस्तान से। उसका दो रीजन है। एक तो शुरू शुरू में जब पार्टीशन हुआ था, तब पीओजे के उतना प्रो इंडिया इंक्लिनेशन नहीं था या झुकाव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब डेवलपमेंट गैप लोगों ने देखना शुरू किया बिटवीन इंडिया एंड पीओजे के, इंडियन जो हमारी तरफ का जो जम्मू कश्मीर है और उस तरफ का जो जम्मू कश्मीर है जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान द्वारा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले थोड़ा उल्टा था, अब ये एकदम 360 डिग्री उलट गया है। ये एक मेजर रीजन है कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे पीओजेके भड़कने लग गए हैं। पीओजेके के अंदर वो आग निकलने लग गई है, जो ये बोलती है कि अब नॉर्मल प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, अब हमको एक्टिव प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है कि यहाँ जो चाइना है उसने पाकिस्तान को एक तरह से जीरो वार्निंग पे रखा हुआ है। जीरो जीरो टॉलरेंस है, यहाँ उनको जीरो टॉलरेंस है।
on anything happening to CPEC. इसलिए पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है कि चाहे उसको कोई भी फायर डालना पड़े, मुझे तो लगता है अगर जरूरत पड़ेगी तो बॉम्बिंग भी करेगा इनके ऊपर, इतना Bombing on ज्यादा। their own population, they will go to Yes, that level. they are capable of doing it in case, because CPEC and China इतना चाइना के नीचे दबे हुए हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकते उसके बिना। भाई 26 बिलियन डॉलर की तो इनकी डेट है, कितनी साल से रोल ऑन कर रहे हैं, सारे एयरक्राफ्ट से क्या ग्रांट में मिल रहे हैं इनको, कब तक कोई इनको ऐसे भीख देता रहेगा भाई? अल्टीमेटली वो भी अपना पाउंड ऑफ फ्लेश तो लेगा। कितना वो एंटी इंडिया काम कराना चाहता है पाकिस्तान से, हर बार पाकिस्तान हारा ही है, ठीक है। सो चाइना भी ये सोच रहा होगा कि भाई ये तो वन वे टिकट है, जो यहाँ डालूंगा वो यहाँ संक कॉस्ट की तरह अंदर घुस जाएगा। एक अंधा कुआं है जिसमें कि जो गया वो वापस नहीं आने वाला है। सो इसलिए दे वांट टू एक्सट्रैक्ट जितना रिसोर्स हो सकता है पीओजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान से, वो पूरा निकाल लेना चाहते हैं ताकि उनकी जो कॉस्ट यहाँ लगी हुई है वो रिकवर हो सके। और उसी तरह से ग्वादर को वो अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं ताकि वो एंटी इंडिया और अरेबियन सी के ऊपर उनका एक वर्चस्व। पाकिस्तान से उनको कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो है सबसे बड़ा दोस्त है उसका, जैसे हार्मूज उधर है ना, पाकिस्तान खुद ही एक ऐसा लड्डू है जिसको खाने के लिए सभी तैयार हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो। एवरीबडी वांट्स पाकिस्तान to remain as it is so that they can, it's a pivot around which सबके इंटरेस्ट घूम रहे हैं। सर अब तो लड्डू खाने में, इसलिए इसकी सर्वाइवलिटी बढ़ी। सर अब तो लड्डू खाने में एक नया प्लेयर आ गया है, अफगानिस्तान, जो अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर तक घुस रहा है। पर सर अफगानिस्तान पे आने से पहले मैं एक डालना चाहूंगा आपका कमेंट कि सिंगापुर का मेरे ख्याल से एक्स डिप्लोमेट को पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं और वो कहते हैं, तो ही सेज कि ये जो फील्ड मार्शल है या ये शहबाज शरीफ का है, यूएस का टूल होने की वजह से, ही डजंट यूज द वर्ड टूल बट यूएस के यूज होने की वजह से इनका डिप्लोमेटिक रिवाइवल थोड़ा हुआ है। पर ही सेज पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। डिप्लोमेटिक रिवाइवल का मतलब ये तो नहीं है कि खाना मिल जाएगा, डिप्लोमेटिक रिवाइवल का मतलब ये तो नहीं तेल मिल जाएगा, डिप्लोमेटिक रिवाइवल का मतलब ये तो नहीं है कि आपके अंदर जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं या लोन्स हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगे। सो द वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग कि बीच बीच में टूल बन सकते हो, बट यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ कोलैप्स। ये नॉन पार्टिजन, नॉन इन्वॉल्व सिंगापुर डिप्लोमेट्स भी इसी तरह से पाकिस्तान को देखते हैं कि फोर्सेबली इसको जीवित रखा गया है। बिल्कुल, तो इसमें ये तो पुरानी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। अभी देखिए पहले उसको वेस्ट एशिया से काफी मदद मिलती थी, अब मुझे लगता है धीरे धीरे वो मदद भी कट जाएगी। यूएई ने पहले ही बोला है कि भाई रिटर्न बैक आर व्हाटएवर, हमने जो आपको लोन दिए थे वो उसको वापस करिए। सऊदी अरेबिया वगैरह का काफी नुकसान हुआ है, कुवैत का नुकसान हुआ है, बहराइन का नुकसान हुआ है, जितने भी देश हैं, ओमान का काफी नुकसान हुआ है। एक लिमिट होती है किसी को सपोर्ट करने की, तो ये प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनल प्रेशर उसके इतने ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो बचा रहा है वो बचा रहा है IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि चाइना के द्वारा ज्यादा उसको कंट्रीब्यूशन मिलता है, हालांकि भारत वगैरह भी करते हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो उसकी ज्योग्राफी की वजह से इतना मिल जाता है कि वो अपना अगला सवेरा देख ले। सर मैं अंतिम पार्ट में सर आ जाऊंगा। अफगानिस्तान ने जो अब एक वहां पे लो स्केल शुरू होते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाई पॉइंट ऑफ पाकिस्तान, जब वो चाय पीने गया था उनका ISI चीफ, टू नाउ जहां पे वो कह रहे हैं रेंजर्स में डीप इनसाइड पाकिस्तान अब वो टेरर अटैक है या जो भी अटैक बोलिए, टू ड्रोन अटैक, टू मतलब एक तरह से जितना अफगानिस्तान के बस की है वो कर रहा है। हिस्टोरिकली I just read a few days ago, very interestingly, Afghanistan had opposed Pakistan's entry in UN in 1947 in the first round. फिर कुछ महीने बाद it changed its view, प्रेशर आया होगा। So अफगानिस्तान डरंट लाइन से तो कभी भी खुश नहीं था। अब क्या वो वापस उस जंग की तरफ जा रहा है और एक एम बला जा रहा है, क्योंकि अब ना वहां पे USSR बचा,
ना वहां पे अमेरिका बचा इन दैट सेंस, जो 1979 के बाद दोनों ये बड़े प्लेयर एक के बाद एक रहे। तो इज इट रिवाइविंग इट्स प्री 97 1947 टू 79 डिमांड, और क्या आप ये पाकिस्तान के लिए भी एक मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल देख रहे हैं, या इट्स अ स्मॉल ब्लिप एंड कंट्रोलेबल इशू फॉर पाकिस्तान? आई थिंक ड्यूरेंट लाइन एक ऐसा इशू है जो कि एक परमानेंट विकेट प्रॉब्लम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान के लोगों का एक चीज आपको समझना चाहिए, वहाँ पे पश्तून वाली जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं वो बड़ी डीप हैं अभी भी, डिस्पाइट ऑल मॉडर्नाइजेशन। तो पश्तून वाली जो कोड है वो ये क्या बोलती है, अगर दो भाइयों में लड़ाई हो रही है तो दोनों लड़ेंगे आपस में, इतना लड़ेंगे कि एक दूसरे को मार भी सकते हैं। लेकिन वही अगर एक दोनों भाइयों का घर की दूसरे घर से लड़ाई है तो जो दोनों आपस में लड़ रहे थे ना एक साथ हो जाएंगे और दूसरे घर को मारेंगे। अगर वही पूरा गांव दूसरे गांव के साथ कोई मसला आ गया, कोई इशू आ गया, तो पूरा गांव आपस में अपना झगड़ा छोड़ के दे विल फाइट दी नेक्स्ट विलेज। तो ये जो इनकी पश्तूनवाली का कोड है ये चढ़ते चढ़ते पूरा ऊपर तक जाता है, ट्राइबल, वन ट्राइब अगेंस्ट द अदर। ट्राइब के ऊपर अगर कोई देश का सवाल है तो दे ऑल गेट टुगेदर। ड्यूरेंट लाइन पे जैसे ईरान के ऊपर इजराइल में अंदरूनी सहमत है, ड्यूरेंट लाइन पर अफगानिस्तान में अंदरूनी सहमत है, चाहे वो हजारा हो, चाहे वो ताजिक हो, उज्बेक हो, पश्तून हो, ये सारे के सारे जितने भी इनके बड़े बड़े फैक्शंस हैं ये सब एकजुट है। तो ड्यूरेंट लाइन तो इनकी कैंसर है पाकिस्तान के लिए, और वो कैंसर धीरे धीरे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन जहां तक लड़ाई करने का तरीका है, तालिबान एक ही लड़ाई करने का तरीका जानता है और वो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसमें वो महा एक्सपर्ट है। उससे ज्यादा बढ़िया एसिमेट्रिक वॉर आज तक दुनिया में किसी ने नहीं खेला है। बड़े बड़े सल्तनतों को और अंपायर्स को और ग्रेट पावर्स को उसने धूल चटाई है। तो पाकिस्तान क्या है यार, ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर, अमेरिका, मतलब पिछले 150 साल में ये तीनों ही सबसे बड़े हुए हैं। नहीं, उसके पहले मैं आपको याद दिलाऊं मुगल एम्पायर, जो मुगल्स थे, मुगल्स को भी वहां पे अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक करार किया था। जितने भी अफगानिस्तानी ट्राइबल्स थे, वो करार ये था कि आप हमें आने जाने का रास्ता छोड़ दें, बाकी आपको अफगानिस्तान में जो करना है करें। उसका वो भरपूर उन लोगों को मुआवजा देते थे। तो ये खाली ब्रिटिश एम्पायर नहीं, उसके पहले मुगल एम्पायर भी उसी तरह से चलती थी। तो वो एक जो रास्ता आता था ना, कौन सा रास्ता बोलते थे, मुगल रूट, वो मुगल रूट भी क्लियर करने के लिए एक संधि की गई थी वहां के ट्राइबल जिरगा जो बोलते हैं उनके बीच में। सो उस संधि के तहत मुगल, अदरवाइज उन्होंने मुगल्स का भी हिलना हराम कर रखा था। तो ये तो ऐसी कौम है जो कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऐसी जगहों पे मारेगी कि पाकिस्तान को खुद पता नहीं चलेगा कि। और आप देखिए इतने लोग अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रह रहे थे, चप्पा चप्पा जानते, पूरा कराची जानते हैं ये लोग, पूरा लाहौर में भी इनका इन्फ्लुएंस है। और अपने इलाके में तो खैर है बादशाह, आज की डेट में जो केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा, वो तो इनके कंट्रोल में है वर्चुअली। बलूचिस्तान बीएलए के कंट्रोल में। उनका वो जो फजलुर रहमान है वो 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोलता है पार्लियामेंट में कि भैया आप क्या कर रहे हो, बलूचिस्तान तो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया है। सो कुछ इलाके, इंडस का वेस्ट तो उन्होंने ले ही लिया है, ये आप वर्चुअली मान के चलिए, भले ही एयरक्राफ्ट वगैरह चलाते रहे। तो मेरा मानना है कि अफगानिस्तान इनको थका थका के, रुला रुला के वही हाल करेगा जैसा कि उन्होंने रशिया और अमेरिका का किया था, या उससे पहले का किया। थैंक यू सर फॉर कवरिंग ये आज पूरा इंडिया की क्या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं ऑन हाउ टू डील विद टेररिज्म एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ hot pursuit or the problems of trying to airdrop in POJK as well as the Afghanistan situation. Thank you for your time, sir, as always. Thanks.